नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। प्रदेश में पिछले कुछ समय से बारिश ने जो है वो कहर बरपा रखा है, चाहे पहाड़ हो या फिर मैदान। तमाम जगहों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। जहां एक और पहाड़ों पर भूस्खलन, पानी का रिसाव और घर जमीन दोष होना लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में जलभराव, बाढ़ और फसलों को पहुंचे नुकसान से लोग पीड़ित हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये है प्रकृति। तस्वीर वैसी नहीं जैसी आपने अक्सर देखी है। प्रकृति का विकराल रूप, जिसकी जद में आने से कोई नहीं बचा। कई जिंदगी तबाह, आशियाने जमींदोज और अपनों को खोने का गम। बस यही है उत्तराखंड के भाग्य में। ये बरसात साल 2023 की है, पर कहानी वही सालों पुरानी। हर साल लाखों लोग अपनों को खो देते हैं। अरबों की संपदा आपदा की भेंट चढ़ जाती है। बस देखने को बचती है तो केवल ये तस्वीरें। उत्तराखंड के पहाड़ी जिले इस विनाश के साक्षी हैं और इस विनाश से लड़ने का कोई भी रास्ता नहीं। बस एक ही रास्ता है, बचा लो अपनी जिंदगी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं विकास नगर की तबाही की वो तस्वीर, जिसका कोई भी सामना नहीं करना चाहेगा। विकास नगर के तुरस्त क्षेत्र जाखन गांव में आपदा ने बड़ा प्रहार किया, जहां अचानक जमीन धंसने लगी और भूस्खलन में तकरीबन 10 से ज्यादा मकान जमीन में रेत के टीले की समान बिखर गए। पूरा गांव खतरे की जद में, साथ में गांव तक जाने वाली सड़क भी टुकड़ों में बंट गई। सड़क के हालात को देखकर ऐसा लगता है जैसा कोई जलजला आया हो। इस खौफनाक तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि विनाश की ऐसी क्रूर तस्वीर को लोग साक्षात अपनी आंखों से देख चुके हैं। ये चाहते हैं सरकार की तरफ से सारी हेल्प मिले। यहाँ पे गांव वालों को कुछ खाने पीने के, कुछ बच्चे हैं उनकी हेल्प, जो सामान है लाया जाए यहाँ से, कुछ हेल्प ऐसी मिले गवर्नमेंट की तरफ से। बच्चों का हर कुछ हो और सामान रोड के पास पहुँचा दें। पर हम ऐसे सारे जो आ रखे वो तो कोई ऐसी हेल्प हो नहीं रही है। सामान ही डोर है, कोई ऐसा वो तो दिख नहीं रहा है, लेकिन वीडियो बना रहे, फोटो खींच रहे। कुछ हेल्प चाहिए उनको, गाँव वालों को। हाँ, यहाँ पे अभी मैं देखने आई थी तो 10 मकान तो पूरे ही धमीधोध हो गए हैं, लेकिन उसके अलावा भी क्योंकि आसपास के मकान भी खतरे की जद में है, तो सभी को हमने अभी तो इवैक्यूएट यहाँ से हटा दिया है और सेफ जगह पे ले गए हैं। साथ ही साथ 7 गौशालाएं भी हैं जो कि जमींदोज हुई है और कुछ पशु हानि बताई जा रही है। तो अभी हमारी पूरी टीम यहीं पे है। क्या कारण रहे होंगे और किस तरह से अब रिहेबिलिटेशन करना है, इस पे पूरी चर्चा हो रही है और हम जल्द से जल्द सारी व्यवस्थाएं कर दें, उस पे कोशिश जारी है। ग्रामीण विस्थापन की मांग कर रहे हैं। दिखवाते हैं अभी, जैसे क्योंकि ये तो पूरे 10 मकान पूरे ही चले गए हैं और आगे भी अभी असेस करना पड़ेगा कि कितना डैमेज और हो सकता है भविष्य में, तो उसके हिसाब से हम आगे प्रपोजल बनाएंगे। अभी तो हमने राशन, रहने का इंतजाम और बिजली, पानी, सारी व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं यहाँ पे। और भी जो रिक्वायरमेंट होगी गाँव वालों की तरफ से या हमें लगेगा, हम जरूर करेंगे, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। अगर वो खतरे की जद में तो कहीं ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक व्यवस्था अभी थोड़े दिन के लिए की जाएगी। चलिए अब चलते हैं चमोली के सोर क्षेत्र में, जहां आपदा ने इस क्षेत्र को भी नहीं बख्शा। कल से पहले 13 तारीख की रात को भी यहाँ के लोगों ने जिंदगी कैसे बचाई, ये वही जानते हैं, क्योंकि यहाँ 13 तारीख की रात को बादल फटा था और अब एक बार फिर आपदा ऐसी कि अब जिंदगी जीना दुभर हो गया। रोजाना की जरूरत पूरा करने के लिए जिस रास्ते से लोगों को जाना होता है, उस रास्ते की तस्वीर देख लो। रास्ता रात भर बरसात में पूरी तरह से खत्म हो गया। जिंदगी को बचाने के लिए जिंदगी को ही खतरे में डालने को लोग मजबूर हैं। आखिर करें भी तो करें क्या? प्रशासन ने तो 2 लोहे के पुल डालकर कोशिश कर ली, लेकिन इस कोशिश से भला इस इलाके का क्या होने वाला है? वाड़ गांव की इस गर्भवती महिला को जान जोखिम में डालकर लोहे के इन खंभों पर कंधे में बैठाकर रास्ता पार कराया जा रहा है, ताकि इस गर्भवती महिला को समय रहते अस्पताल पहुंचाया जा सके।
ये आपदा रूपी जख्म बड़ा है और इस पर प्रशासन अपने राहत बचाव कार्यों से मरहम पट्टी भी कर रहा है। पर एचएनएन सवाल ये पूछ रहा है कि आखिर इस पहाड़ी राज्य के लिए कोई ठोस रणनीति तैयार हो भी रही है या नहीं। किस राज्य के भाग्य में यूं ही खत्म होना लिखा है। इंटरनेशनल लेवल पर कई पहाड़ी देशों ने अपनी तकनीकों का इस्तेमाल कर आपदा को एक समय के लिए रोक दिया है, पर हमारे इस देवभूमि को कब इस आपदा रूपी दानव से निजात मिलेगी, बस इस पर ही राज्य के बाशिंदे टकटकी लगाए बैठे हैं। न्यूज डेस्क एचएनएन 24x7। तो ये वो तस्वीरें हैं जो इस प्रदेश में आज आए दिन देखने को मिल रही हैं, जहां पर पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में इस तरीके का हाहाकार मचा हुआ है। अगर बात करें जाखन गांव की तो 15 घर यहां पर जमींदोज हो चुके हैं। एक तरीके से पूरा गांव यहां पर तबाही के कगार पर है। ऐसे कई मंजर हमें देखने को मिल रहे हैं, कई गांव तबाह हो चुके हैं। और अगर बात करें आंकड़ों की तो 650 करोड़ का नुकसान अभी तक का जो आकलन कहता है वो इस प्रदेश में बरसात के कारण हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि आपदा के समय में कितनी राहत दी गई है, कितनी राहत पहुंचाई गई है, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन अभी तक जो है वो साझा नहीं की गई है। आपदा में क्या नुकसान हुआ है, घरों को कितना नुकसान पहुंचा है, कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, ये तमाम जानकारियां जो है वो साझा की जा रही हैं। राज्य में ये भी कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि दैनिक तौर पर जो है डाटा अपडेट किया जा रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर आपदा के समय में कितनी राहत उत्तराखंड वासियों को पहुंचाई गई है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान भाजपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यवीर जी, आप लोग रडार पे इसलिए आते हैं क्योंकि कितना नुकसान इस प्रदेश में हुआ है इसका डाटा तो है, पर राहत कितनी पहुंचाई गई है? दिव्या दर्शनी जी, इस समय जिस प्रकार से मानसून का अभी सीजन चल रहा है और कुछ ऐसी भी घटनाएं देखने को मिली है कि जो विगत वर्षों में हमने देखने को नहीं मिली, कि तमाम जगहों पे इस प्रकार के जो परिणाम है वो सामने देखने को मिल रहे हैं। मगर मैं जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक उस पर ध्यान रखे हुए हैं कि कहाँ पर किस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है, किस प्रकार की स्थितियां हैं, उस पर जिस प्रकार से आपने भी दिखाया भी कि जो अभी विकास नगर विधानसभा के अंतर्गत जो जाखन जगह है वहाँ पर जिस प्रकार की एकाएक किस प्रकार घटना घट जाती है, आपने चमोली की दिखाई, तो आपने विकास नगर में भी देखा हो कि स्थानीय विधायक जैसी वहाँ से उनको सूचना मिलती है वो वहाँ पर पहुँचते हैं। उसके बाद वह यहाँ की जिलाधिकारी सोनिका जी वहाँ पहुँचती है। तो इस प्रकार की घटनाएं ना हो वो तो सभी चाहते हैं, मगर उसके बाद किस प्रकार से रिहेबिलिटेशन किया जाए, किस प्रकार से वहाँ के लोगों को जो उनकी बेसिक ज़रूरतें हैं उस ज़रूरतों को किस प्रकार से पहुंचाया जाए, वो लगातार हम कार्य कर रहे हैं। और केंद्र की एक टीम हमारी यहाँ पर पहुंच भी आ चुकी है मदद के लिए, एनडीआरएफ भी आ चुकी है, एसडीआरएफ तो लगातार काम कर रही है। और इस बार ये भी देखने को आ रहा है एसडीआरएफ अपने नए नए तरीकों से काम भी कर रही है, उसने अपनी को मॉडर्नाइज भी किया है, काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रही है और स्थानीय प्रशासन भी काम कर रहा है। आवश्यकता ये भी और मैं जब इस राज्य का गठन भी हुआ तो उस समय जिस प्रकार से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्होंने संगठन की दृष्टि से तो पूरा प्रदेश घुमा ही घुमा, इसकी भौगोलिक स्थितियों को जाना, यहाँ के सांस्कृतिक जो जुड़ाव है या सांस्कृतिक जो विरासत है उन सब चीज़ों को जाना। उसके बाद ही जिस प्रकार से जब गठन होता है, किसी ने नहीं सोचा था कि उत्तराखंड को इस प्रकार से, जो उत्तराखंड के नागरिकों ने आवाज़ रखी कि भाई उत्तराखंड को ये आवश्यकताएं होनी चाहिए, उससे बढ़कर भी उन्होंने जिस प्रकार से स्पेशल स्टेटस का यहाँ का दिया था कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न हैं, कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं से भी ग्रसित है, आने वाले समय में भी इस प्रकार की आ सकती है। तो इसीलिए उन्होंने जिस प्रकार से स्पेशल स्टेटस का हमको दिया था 2016 में, मैं दुर्भाग्य ही कहूंगा हम सभी का, प्रदेश के नागरिकों का, कि भाई कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, एक बार भी उन्होंने कि दिल्ली दरबार में जाऊं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड को दोबारा से ये बहाल किया जाए, उन्होंने तो खत्म कराने का काम किया। अगर
मैं अभी ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार से भी हमें लगातार मदद की रही है, 413 करोड़ का हमको जिस प्रकार से वहां से मदद मिली है, हमारा अपना फंड है, लगातार काम हो रहा है और आगे भी लगातार काम होगा। मगर दुर्भाग्य मैं फिर इसलिए कहूंगा कि भी कांग्रेस ने एक बार भी ये नहीं कहा कि दोबारा से रिस्टोर हो सके, दोबारा से इसके लिए जिस प्रकार से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक दूरदर्शिता दिखाई थी कि किस प्रकार से उत्तराखंड को आने वाले समय में इस जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है उससे औद्योगिक लाभ हो और जो इस प्रकार की यहाँ की स्थितियां उसका भी लाभ हो। अगर आज हम बड़े मजबूती से काम कर सकते थे और भी मजबूती से कि हमारे पास स्पेशल स्टेटस होता, वो अलग से फंड होता, मगर फिर भी हमारे इस प्रकार से जिस प्रकार से केंद्र सरकार हमारी मदद कर रही है, मैं बड़े संतोष के साथ कहना चाहता हूं कि हम जिस प्रकार से उन क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं, हमारी सरकार वहां तक पहुंच रही है, हमारा शासन प्रशासन वहां तक पहुंच रहा है, उनकी आवाज जिस प्रकार से हमारी आवाज बन सके वो लगातार काम कर रही है। मूलतः सबसे अभी जो दिव्य दर्शनी ये है, हमारी सरकार की पहुंच उन तक कैसे पहुंचे, उनकी बेसिक नीड्स किस प्रकार से फुलफिल हो, उनके बच्चे किस प्रकार से स्कूल जाए, बीमार व्यक्ति है उस प्रकार उसको किस प्रकार से दवाइयां वहां तक पहुंचे, अन्य जो उनके भोजन की व्यवस्था कैसे हो, वो सब चीजों पे अभी हमारा फोकस है। रोडों की कनेक्टिविटी किस प्रकार से सुदृढ़ किया जाए, किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, वो लगातार हमारे इस चीज में काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी खुद आके इसको देख रहे हैं। आशीष नौटियाल जी, इस स्थिति पर आप क्या कहेंगे? राहत कितनी पहुंचाई गई है? कांग्रेस क्या मानती है? देखिए मैडम, हमारे सत्यवीर भाई ने बहुत बढ़िया बात कही कि कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं, जो कर रहे हैं यही लोग कर रहे हैं। आप समझे मैडम किस तरह क्या कर रहे हैं ये लोग? ये सिर्फ और सिर्फ 2024 की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए आज मुख्यमंत्री जी फिर दोबारा दिल्ली पहुंच गए। इनको ये है कि हम किस तरह अपने दायित्वों का बंटवारा करें, किस तरह दायित्व दें जिससे उन्हें काम में लगा सकें। 2024 की तैयारी कैसे की जा सके, 100-200 दायित्व देंगे। उत्तराखंड पहले इतने कर्ज में डूबा पड़ा है, उसे और कर्ज में डालने का काम करेंगे। आज देखें इनको दया भी नहीं आती। उत्तराखंड के अंदर किस तरह भी आपके चैनल के माध्यम से हम लोग देख रहे थे, लोग रो रहे हैं, तरह परेशान हैं, उनके घर टूट गए हैं, पर इनको इस बात की कोई चिंता नहीं है। इनको चिंता है 2024 में नरेंद्र मोदी जी को कैसे प्रधानमंत्री बनाया जाए। इसके लिए पूरा इनका तंत्र इसलिए लगाया। और मदद उत्तराखंड के लोगों की मदद नहीं हो रही है, मदद हो रही है बीजेपी के संगठन के लिए। किस तरीके से बुत पन्ना इनको बना के तैयार करना है और गांव-गांव तक वोट कैसे लिए जाएं। आज मैं एक पढ़ रहा था कि 10,000 वोटर हर गांव में नए बनाए जाएंगे। आप बाहर से लाके भी लोगों को बसाने का काम करेंगे। हमें इस बात का पूरा अनुमान है और हमें पता है कि आप बाहर के लोगों को उत्तराखंड में बसाने का काम करते हैं कि जिससे आपकी राजनीति चलती रहे, आपके विधायक सांसद बनते रहे, और इस तरीके का आप काम कर रहे हैं। आज देखिए मैडम, आज तक जोशीमठ की जनता त्रस्त है, आपने कोई मदद नहीं की उनकी। जोशीमठ के लोग परेशान हैं। आज बद्रीनाथ के अंदर मोदी ड्रीम विजिट क्या नाम रखा हुआ है आपने, उसके नाम पे स्मार्ट सिटी जो बद्रीनाथ के अंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर जितने तीर्थ पुरोहित हैं उनके घर बिना नोटिस के उनके घर उजाड़ने का काम कर रहे हैं। वहाँ का तीर्थ पुरोहित पंडा समाज आज भी हड़ताल में बैठा है, भूख हड़ताल में बैठे हैं, तो वो लोग भी बैठे हुए हैं। तो किस तरीके से मैडम आप लोग ये लोग काम कर रहे हैं, समझ नहीं आता। इन लोगों के अंदर दया धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। किस लिए आपने सरकार बनाई थी? सिर्फ इसलिए कि हम हर साल के साल अपनी सरकारें बनाते रहेंगे, हर 5 साल में हम आते रहेंगे। और आज देखिए मैं इनका एक दिन में भी एक प्रोग्राम था इनका, जिसमें चल रहा था कि अपने जितने प्रवक्ता हैं उनको सिखाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने क्या काम किया, क्योंकि काम तो धरातल पे आपने किया ही नहीं है। अब आप अपने प्रवक्ताओं को झूठ बोलना सिखाएंगे कि किस तरह हमने कागजों में काम करके किस तरह लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है, इस तरह आप दिखाने का काम करने वाले हैं। तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भाजपा वालों को कम से कम इंसानियत नाम की कोई चीज होनी चाहिए। 2024 और 2023 और ये चीज मत देखो, ये देखो एक गरीब का घर जल रहा है, गरीब परेशान है, गरीब का घर में आग टूट रहा है, किस तरह रो रहा है, उनके आंसुओं को देखो। चुनाव तो आएंगे जाएंगे, जीवन भर लगा रहेगा, पर एक गरीब जो परेशान है उसकी भी दुआएं लेना सीखो और उसकी मदद करना सीखो। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्योंकि हमने तमाम जो नुकसान पहुंचा है उसका तो आकलन कर लिया, उसका डेटा भी हमारे पास आ गया, लेकिन कितनी राहत पहुंची है इसका कोई एनालिसिस नहीं है अभी तक। नहीं, उसका होगा भी नहीं। इसलिए कि पिछले 23 सालों से जब से राज्य बना, हमने 2008-9 की बाढ़ देखी, फिर 10 में भी बाढ़ आई, 10 में उत्तरकाशी में और अन्य जिलों में कुछ हिस्सों में नहीं आई, और 2013 में पूरे उत्तराखंड में केदारनाथ सहित पूरे उत्तराखंड में बाढ़ आई और आपदाएं आई। उसके बाद बीच में फिर 2017-18 में आई थी और फिर कोरोना काल आ गया, फिर अब दोबारा से ये बाढ़ आ रही है। सवाल इस बात का है कि चिपको आंदोलन के बाद एक आंदोलन शुरू हुआ था पूरे उत्तराखंड में, जब एक तरफ राज्य
आंदोलन के लोग सड़कों पे थे और दूसरी तरफ कुछ वन माफिया थे जो जंगलों के कटान में लगे हुए थे कि अब जंगल खत्म करने, क्योंकि लोग तो सड़क में थे, राज्य चाहे था। तो उस आंदोलन ने एक नारा दिया था कि ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे। ये उनका नारा था और मुझे लगता है कि उनका नारा अब दिखने लग गया है। उन्होंने तब ये कल्पना कर ली थी कि अगर पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे तो बिना मौत के लोग मरेंगे, जो हो रहा है आजकल। कभी भी सरकारों ने 23 साल के अंदर जितनी भी सरकारें आई है, कभी भी इन सरकारों ने ये नहीं सोचा कि हम पहाड़ का विकास कैसे करेंगे। पहाड़ में यदि हम कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करेंगे, कोई ढांचागत विकास का काम शुरू करेंगे, उसको कैसे करेंगे। माना कि हमारे देहरादून की जो परिधि है उसमें 50 क्विंटल थामने की शक्ति है, यहाँ तुम 1000 क्विंटल ला रहे हो उसके ऊपर। तो जो ये टेक्नोलॉजी आ रही है या हम मकान बनाने का जो हमारा जो माइंड सेट बना हुआ है, इस पे काम नहीं किया सरकारों ने कि जो जैसे यहाँ लोग पहले रहते थे वो यहीं का मिट्टी, यहीं का गारा, यहीं की लकड़ी से ही मकान बनाते, उससे यहाँ की ज़मीन पे जोर नहीं पड़ता था। देहरादून तो एक दून वाला एक ऐसा क्षेत्र है कि बहुत पहाड़ भी नहीं है, लेकिन जब हम पूरे पहाड़ के सीन देखते हैं तो वहाँ के मकान जो है वहाँ के अनुसार बनते हैं। वहीं का पत्थर निकाला, वहीं से लकड़ी निकाली और वहीं की मिट्टी निकाली, तो वो वजन नहीं पड़ता था। अब वहाँ का न तो पत्थर आ रहा है, यहाँ से ईंटें मिट्टी की, यहाँ की मिट्टी वहाँ जा रही है, जो ईंटें जा रही है, यहाँ का सरिया वहाँ जा रहा है, यहाँ का लोहा वहाँ जा रहा है, यहाँ का सीमेंट वहाँ जा रहा है। तो जो ओवरलोड हो रहा है वो ओवरलोड उस जगह पे तो नुकसान पहुंचाएगा है, लेकिन नीचे जो तलहटी में जो पूरा जो दून का जो क्षेत्र है हमारा, जो पहाड़ के नीचे वाला जो तलहटी वाला जो भाबर क्षेत्र है हमारा, वहाँ वो नुकसान पहुंचाता है। वहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेजी से हो रहा है, वो चाहे स्मार्ट सिटी के नाम पे हो या दूसरी तरह के नाम पे हो। मेरे समझ में अब तक ये नहीं आया कि 23 साल की सरकारों ने के अंदर कौन सलाहकार हैं इनके। अभी आपने सुना 15 अगस्त के दिन क्या बोला मुख्यमंत्री ने कि हम ऐसा एक यूनिट हमने एक ऐसी यूनिट बनाई है कि जो मकान बनाएगा, जो कंस्ट्रक्ट जो निर्माण करेगा, उसके घर पे रेत, बजरी, मिट्टी, गारा सब पहुंचा देंगे। माना वन विभाग का जो वन विकास निगम है ना, वो भी सरकार ने बनाया था उन दिनों कि वन विकास निगम से आप जब चाहे तब लकड़ी ले जा सकते हैं और अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब वन विकास निगम आम आदमी की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो तुम खनिज कैसे पहुंचा सकते हो। कौन सलाहकार है इनका। जितनी भी सरकारें आई है, इन्होंने नेचुरल रिसोर्स को उपयोग करना, उसका दोहन विदोहन करना, कभी भी इनके जेहन में बात नहीं आई कि हम लोक हित में करेंगे। उस पे कमीशन देखा जाता है। तो ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि कभी भी यहाँ के नेताओं ने 70 के लोगों ने साथ बैठ करके, देखो राजनीति में प्रतिशोध की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन बदले की भावना की राजनीति जब राज्य के अंदर आती है तो राज्य के लोगों का नुकसान होता है। और ये नुकसान आपदा के जैसे हमारे सामने आपदा के रूप में हमारे सामने आ रहा है। और आपदा के कई रूप है, जैसे आपदा आ गई है तो हर सरकार चाहती है कि हमारे नंबर आगे बढ़े। जो सत्ता में रहती है ना, उसको लगता है कि नहीं, मैं वहां दवाई भी भेज दूंगा, कपड़े भेज दूंगा, लेकिन कभी इन्होंने देखा उसमें एक शब्द है इनका सरकारों का, अहेतुक राशि। जैसे आपदा आ गए ना तो एक अहेतुक राशि, उसकी अमाउंट पता है आपको? 2700 रुपए देते हैं दिव्य बहन, 2700 रुपए। जिसका घर मकान समाप्त हो गया है, 2700 रुपए में कुछ आता है? 200 रुपए किलो तो टमाटर है। सत्यवीर जी, यहाँ पर जब सवाल उठता है कि बड़ा सवाल है कि नीति पॉलिसी लेवल पे ये लोग राजनीति न करें। समझदार लोग जिनको पीड़ा है राज्य के प्रति, वो चाहे कांग्रेस में चाहे भाजपा में, स्वीकार करना चाहिए सत्ताधारी लोगों को। लेकिन ये कुनबों में जो राजनीति होती है, ये जो दलगत की राजनीति है, कुनबों की राजनीति है, ये राज्य के लोगों के लिए बहुत 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 बुरा संदेश दे रही है और राज्य के लोग घुट घुट करके जी रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये प्राकृतिक आपदा से भी और खतरनाक आपदा है। ठीक है सत्यवीर जी, ये बड़ा सवाल है जो प्रेम पंचोली जी ने उठाया है। और अगर आप कहें, आप स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे थे इस राज्य के लिए, कांग्रेस ने नहीं दिलाया या खत्म कर दिया, तो 2017 से तो आपकी सरकार है, आप लोगों ने इसमें इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया और अभी तक हमारे पास स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं है? आप पुरानी सरकारों पर तो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन अपने टाइम पे क्या एफर्ट्स हुए वो तो बताइए। दिव्या दर्शनी जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं एक ही पंक्ति में, जितना
स्पेशल स्टेटस से मिल सकता था, उससे कहीं गुना हमने इस केंद्र सरकार ने, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, कांग्रेस के कालखंड में भी देने का उन्होंने निरंतर प्रयास किया और अभी भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसी का कारण है कि जिस प्रकार से हम उभरते हुए राज्य के रूप में आज निर्यात में नंबर 1 बने हैं हिमालय राज्यों में, और पूरे भारत में हम 9वें नंबर पे आए, वो यही दिखाता है कि किस प्रकार से स्पेशल स्टेटस खत्म होने के बाद भी केंद्र सरकार के माध्यम से हमने लगातार ये अपने इनिशिएटिव वहां तक पहुंचाए हैं कि ये राज्य की आवश्यकताओं के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे राज्य किस पर डायरेक्टली इन चीजों से जुड़ा हुआ है। उसी का नतीजा है कि जो इस प्रकार के आज आंकड़े आ रहे हैं उत्तराखंड के प्रति कि हम निर्यात में पहले नंबर पर हिमालय राज्यों में है, पूरे देश में हम 9वें नंबर पे। यही नहीं, हम जीएसटी के जब लागू होता है, जिसको कि कांग्रेस गब्बर सिंह टैक्स कहती है, और वो रिफॉर्म आज विश्व में जिस प्रकार से उसकी प्रशंसा हो रही है, उसमें भी उत्तराखंड में आपकी बात सुन के तो ये लग रहा है कि जब केंद्र से इतनी मदद मिल रही है तो स्पेशल स्टेटस की जरूरत नहीं है, स्पेशल स्टेटस से ज्यादा मिल रहा है, तो फिर आप लोग इसका रोना क्यों रोते हैं? नहीं, फिर आप लोग ये क्यों कहते हैं कि कांग्रेस ने स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया? अगर आपको इस प्रकार की सरकार केंद्र में मिले जो राज्यों की परेशानियों को समझ सके, और आपके पास स्पेशल स्टेटस भी हो, एक बजटीय प्रावधान आपके पास वो, एक बजटीय प्रावधान आप खुद कर सकते हो केंद्र सरकार के साथ, अपना अच्छा व्यवहार बना के अपनी आवश्यकताओं को वहां पर सही से प्रेजेंटेशन करके, वहां कांग्रेस के समय तो खत्म तो हुआ ही, अपने को किस प्रकार से वहां प्रेजेंट करना है वो भी नहीं प्रेजेंट कर पा रहे थे कि आवश्यकताएं क्या है। आवश्यकताएं तो मात्र यही थी उस समय, किस प्रकार से अपनी कुर्सियों को किस प्रकार से दिल्ली की अनुकंपा से बचाया जाए, मात्र वही था, और उद्देश्य कोई नहीं था कि उत्तराखंड किसी भी तरीके से जाए। और बड़ा संतोष होता है दिव्य दर्शनी जी ये कहते हुए, विगत 6 वर्षों से हमारी सरकार चल रही है, चाहे आपदा की परिस्थिति हो, चाहे अन्य विकास के कार्य हो, या जन सामान्य से जुड़े हुए काम हो, एक भी आपको ये देखने को नहीं मिला होगा कि हमारे समय भ्रष्टाचार का कोई एक पैसे का भी दाग लगाओ। चाहे केंद्र पोषित योजनाएं हो, चाहे उत्तराखंड सरकार की पोषित योजनाएं हो, उनका सीधा का सीधा डीबीटी के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बिल्कुल पारदर्शिता और शुचिता का ध्यान रखा जा रहा है। मतलब ट्रांसपेरेंसी जो एक सरकार की चाहिए होती है और नागरिकों को दिखना चाहिए, वो दिख रहा है। वही 2022 में रिफ्लेक्ट हुआ कि दोबारा से हम सत्ता में और पूर्ण बहुमत के साथ आए। एक बात और कही कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि भाई गरीबी के लिए, तो गरीबी का नारा तो सबसे पहले जिस प्रकार से कई दशकों पहले दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, मगर गरीबी का नारा मात्र इनके लिए किस प्रकार से अपनी सरकारें बनाई जाए, किस प्रकार से वोटों को साधा जाए, किस प्रकार से आम जनता को बहम में रखा जाए, मात्र केवल यही था सत्ता भोग। और हमारे समय पे कोविड जैसे में कंप्लीट कर लेता हूं एक एग्जांपल, राशि क्या है जो 2700 रुपए प्रेम पंचोली ने जिस बात करी वो क्या है, मैं आपको कंप्लीट कर देता हूं। हमारे इन्होंने गरीबी की बात करी, कोविड जैसी वैश्विक महामारी आती है, मतलब इस समय तो हम जनसंख्या की दृष्टि से भी देखें, मगर हमारे लिए सुकून का और हर्ष और उल्लास का तो विषय है नहीं कि आज हम 20 लाख, अगर चाइना से भी ज्यादा हमारी आबादी हो जाती है, लगातार संसाधन घट रहे हैं, प्राकृतिक का जिस प्रकार से दोहन हो रहा है, मनुष्य दिन पर दिन उसको किस प्रकार से किया जा रहा है, हम तमाम डिबेटें करते हैं, इसमें खुल के चर्चा करने का विषय है ये। उसके बाद भी कोविड जैसी वैश्विक महामारी आती है, 80 लाख परिवार वालों को किस प्रकार से उनके घर तक राशन पहुंचाना, उस वैश्विक महामारी में जब अन्य राजनीतिक दल अपने को बचाने के किस प्रकार से अपने को सेव किया जाए, किस प्रकार से अपनी राजनीति चमका रहे थे, उस समय तक और जो कि लगातार जारी है, हमने गरीबों को लगातार काम किया है। मैं समझ गई, आप लोग हर बार बताते हैं, अपनी उपलब्धियां बताते हैं, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है, मैं फिर बोलूंगी, लेकिन अभी करंट सिनेरियो में बात कीजिए ना सर, ये जो अहेतुक राशि की बात की गई है 2700 रुपए, वो क्या है? मैं दिव्य दर्शनी जी आपको कह दूं, पूरा सर्वे होगा, उस सर्वे के आधार पर उसको जितना मुख्यमंत्री, मैंने कहा ना मुख्यमंत्री जी के निगरानी में है, और मुख्यमंत्री जो कार्यशैली है उससे जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली विगत उनके जो कार्यकाल रहा है, चाहे पिछला कार्यकाल रहा हो चाहे ये कार्यकाल हो, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, मैं ही नहीं कह रहा हूं, मैं हो सकता हूं कि भाई मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो मैं प्रशंसा करूंगा, मगर मैं ही नहीं प्रशंसा कर रहा हूं, आम व्यक्ति की जुबान पर है कि जिस प्रकार से उन्होंने उनकी भावनाओं के अनुसार काम कर रहे हैं, और उसकी प्रशंसा यही नहीं अन्य राज्यों में भी प्रशंसा हो रही है। समय पर आप प्रशंसा करके करेंगे क्या सर, जहां पर इतनी जो है तबाही मची हुई है, लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोगों ने अपनों को खो दिया है, वहां रिलीफ की बात कर रहे हैं, आप तारीफ की बात कर रहे हैं। तारीफ के और भी मौके आएंगे सर, लेकिन आप रिलीफ तो बता दीजिए पहले। मैंने रिलीफ क्या हुआ, जनता तक मैसेज तो पहुंच जाए कि आपके क्या पास मैंने आपको शुरू में ही कहा दिव्य दर्शनी जी कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम कम से कम जान माल की हानि, पहले तो जान माल की हानि ना हो, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी को सकुशल अपने घरों में रहे, मगर जब इस प्रकार की हो ही जाती है घटना, उसके बाद सरकार का दायित्व बन जाता है उन तक उनकी
जो प्राइमरी नीड्स है, भाई उनको भोजन है, कोई बीमारी से ग्रस्त है या उनके बच्चों का स्कूल है, कपड़ा पानी लत्ता, ये सब चीजें इस समय महत्वपूर्ण हो जाती है, वो सरकार कर रही है। अब मैं आपको विकास नगर का उदाहरण ही बता रहा हूँ, जो झारखंड में जो घटना होती है, जो स्थानीय विधायक है आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, वो घटना स्थल पर पहुंचते हैं, उसके बाद आप डीएम भी पहुंच जाती है, उसके बाद अन्य लोग भी पहुंच रहे हैं, हमारे संगठन के लोग भी पहुंच रहे हैं। एक बात के साथ मैं और जोड़ना चाहूंगा, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे संज्ञान में तो यही है कि कांग्रेस भी 2024 में चुनाव लड़ेगी। अन्यथा तो अभी जो तैयारियां कर रहे हैं, जो गठबंधन बनाया हुआ है इन्होंने, जो पूर्ण रूप से भारत के अंदर पूरा भ्रष्टाचारी घोषित गठबंधन है, वो आज कह रहे हैं कि 2024 की तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि तस्वीरें देख रहे हैं सत्यवीर जी, ये तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें हैं, तब इसमें आपने एक तस्वीर देखी, वो तस्वीर वो है जिसमें गर्भवती महिला को जो है रॉड के सहारे वहां पर पोल्स में, जो पोल लगा रखे हैं उसमें एक ब्रिज भी नहीं बना रखा, 2 पोल लगा रखे हैं, उसमें आप सोच सकते हैं कि कभी भी अगर किसी का पैर फिसला तो जनहानि हो सकती है। तो ऐसी तो समस्याएं वहां पर हैं। अगर कोई मंत्री वहां पर जाता है तो क्या लाव लश्कर उसके साथ नहीं जाता है? जब इतनी सुविधाएं मंत्रियों को हैं, चॉपर की सुविधा है, तो फिर आम जनमानस के लिए एक ब्रिज क्यों नहीं? अभी एक बैठक हुई थी दिव्य दर्शनी जी, तो मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब किसी इस प्रकार की स्थितियां पहुंचेगी और हमारे अगर वहां पर हवाई सेवा पहुंच सकती है, सबसे पहले उसका प्रयोग करना है। मुख्यमंत्री जी ने उससे साफ आदेश दिया है कि जैसे ही किस प्रकार की घटनाएं होती है और वहां पर अगर फ्लाइंग जोन ओपन है तो आप वहां ले जा सकते हो। मुख्यमंत्री ने कहा ना, उन्होंने जिस प्रकार से संवेदनशील होना चाहिए था एक मुखिया के नाते, उस मुखिया के नाते उन्होंने सभी आदेश दे रखे हैं, कहीं कोई रोक नहीं। कांग्रेस के कालखंड में तो दिव्य दर्शनी जी पहले ये आदेश लेने पड़ते थे, आज तो खुले आदेश है। अधिकारियों को ये फोन नहीं करना पड़ता कि मुझे किस प्रकार से वहां पर रिलीफ पहुंचाना है, उन्हें खुले आदेश है कि जनता की सेवा के लिए आपको तत्पर रहना है, और वो काम कर रहे हैं। अगर डीएम पहुंचती है इस क्षेत्र में, अगर अन्य क्षेत्रों में जिला अधिकारी पहुंच रहे हैं, स्थानीय प्रशासन पहुंच रहा है, रिपोर्टें कलेक्ट कर रहा है, उनके भोजन की व्यवस्था कर रहा है, अन्य व्यवस्थाएं कर रहा है, वो ये सरकार का प्राइमरी दायित्व तो यही है कि जिस प्रकार से उनके जीवन को सरल बनाया जा सके, धीरे धीरे करके वो कर रही है सरकार। और मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि उत्तराखंड के प्रति हमारा जो राजधर्म है उसके प्रति हम लगातार काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आशीष नौटियाल जी, आप लोगों की सरकारों पर बहुत आरोप लगे हैं और अभी भी लग रहे हैं कि आपने ये नहीं किया था, आप लोगों के समय पर परमिशन लेनी पड़ती थी, इस समय पर नहीं लेनी पड़ती है। आप लोगों ने ऐसा मिस मैनेजमेंट किया क्यों था कि आगे आने वाली सरकार आप पर आरोप लगाए? और अगर ऐसा है तो फिर आप लोग वो कम्युनिकेट क्यों नहीं करते सरकारों को कि हमारी ये कमी रही थी, इसको सुधार लीजिए समय रहते? देखिए मैडम, बहुत कमियां रही कांग्रेस की, सही कहा सत्यवीर भाई ने, तभी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए शायद, क्योंकि स्कूल नहीं हुआ करते उस टाइम पे, स्कूल नहीं थे, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं थी, तो इलाज भी नहीं करा पाएंगे। अपना जो बीमार होते होंगे तो झाड़ फूक से लोग इलाज कराया करते थे। तो व्यवस्थाओं में तो काफी कमी है, जो सत्यवीर वीर भाई की बातों से लग रहा है, क्योंकि एजुकेशन तो नहीं ले पाए होंगे, क्योंकि स्कूल ही नहीं थे, नौकरी लग नहीं सकती थी, कोई नौकरियों की व्यवस्था ही नहीं थी, तो कुछ भी नहीं रहा होगा। तो इस बड़े दीनहीन दशा में ये भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और भाजपा के नेता हैं पले हैं। मैडम, मैं बड़ा सत्यवीर भाई की बात पे एक बात कहना चाहूंगा, बड़ा सुकून मिलता है, बार बार सत्यवीर भाई ने कहा, बड़ा सुकून मिलता है हमें जब हम वीआईपी का नाम छुपाते हैं, तो इन्हें बड़ा सुकून मिलता है कि भाजपा के उस नेता का, जब इन्होंने नाम छुपाने की कोशिश की, आज 1 साल हो गया पर उस नेता का नाम नहीं आ पाया, जिस नेता ने इतना बड़ा हत्याकांड किया, तो आज उनका नाम नहीं आ पा रहा है। बड़ा सुकून मिलता है इन लोगों को, बड़ा सुकून मिलता है इन लोगों को जब विधानसभा के अंदर भर्ती घोटाला होता है, सिर्फ नौकरी करने वाले जो इनकी व्यवस्थाओं के अंतर्गत नौकरी लगे उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया जाता है, पर उस मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं होती जिसके राज में काम होता है, तो इन्हें बड़ा सुकून मिलता है। इन्हें बड़ा सुकून मिलता है उन युवाओं पे लाठीचार्ज करके, जो युवा अपने लिए हक मांग रहे हैं, जो युवा नकल जो कराने वाले इनके भाजपा के नेता हैं। आप देखें जो पकड़े गए सब इनके भाजपा के नेता थे, उनके ऊपर जब कार्रवाई की बात करते हैं तो उन पर लाठियां चलाने का ये लोग काम करते हैं, तो इन्हें बड़ा सुकून मिलता है। इन लोगों का सुकून जनता के दर्द में है। जनता जब दर्द से तड़पती है, जनता जब परेशान होती है, तो इन लोगों को सुकून मिलता है। और अभी सत्यवीर भाई बात कर रहे थे कोरोना काल की, कोरोना काल में अभी आप देखें, आपके सोशल मीडिया के मार्फत भी चल रहा है और आपके चैनल के मार्फत भी चल रहा था, इनकी एक पार्षद थी अमिता सिंह, जिन्होंने 750 रुपए की किट को 900 रुपए में बनाने का कार्य किया और 300 रुपए कमीशन के हिसाब से पैसे वापस लिए। इनकी अमिता सिंह थी, हमारी नहीं थी। जब सैनिटाइजर
सैनिटाइजिंग किया जाना था पूरे देहरादून को, 1 लाख लीटर सैनिटाइज किया जाएगा, तो इन्होंने ब्लीचिंग पाउडर डाल के सैनिटाइज करने का काम किया। जब हम भी उस डिबेट में थे और हमने पूछा उस सैनिटाइजर का नाम बताएं कि कौन सा, जब कह रही थी पार्षद कि सैनिटाइजर डाला, हमने कहा सैनिटाइजर का नाम बताएं क्या था, कि मेरे नाम याद नहीं है, मैंने कहा डब्बा बताएं किस तरह का डब्बा था। आप ब्लीचिंग पाउडर डाल के सैनिटाइजिंग करके उसमें भी करोड़ों रुपए कमाने का काम कर रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं की आपने उस समय मैडम, अगर आपको याद हो कोरोना काल के अंदर, तो किस तरह से जो ये चल रही थी अपनी जो एम्बुलेंस चल रही थी, 2,500, 3,000, 4,000 हजार गरीबों से लूटने का काम कर रही थी, किस तरह आदमी को जबरदस्ती अच्छा आशीष मारा जा रहा वाटिया था। जी, आप लोग इतनी समस्याएं बता रहे हैं, कह रहे हैं लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लोगों को इतनी समस्याएं हैं, तो फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी को हर बार वोट मिल जाता है? आप लोग क्यों उनके मुद्दों को इतने जो है कठोरता से नहीं उठा पाते कि आप लोगों को मौका मिले? जनता ने 2022 में भी आप दावा कर रहे थे, आप लोग को मौका नहीं दिया जनता ने, बीजेपी को मौका दे दिया, तो आपके पास मुद्दे तो बहुत है, लेकिन जनता के बीच पहुंच क्यों नहीं पाते हैं? मैडम आज की डेट में ये मुद्दे मायने नहीं रख रहे हैं। आज की डेट में मायने क्या रख रहा है, हिंदू खतरे में है। भाजपा जब से आई है तब से हिंदू खतरे में आ गया। भाजपा वालों ने लोगों के दिमाग में डाल दिया कि अगर हम नहीं रहेंगे तो तुम्हारे घर में मुसलमान कब्जा कर देंगे, तुम्हारी माँ बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगी, हिंदू खतरे में डाल दिया। अब बताएं मैडम, एक बात बताएं, देश का राष्ट्रपति भी हिंदू मुसलमान रहा है, देश के अंदर कई मुसलमान लोग बड़े बड़े नेता भी रहे हैं, और ये तो खुद इनके इतिहास है, इनके नेता हैं, उनके दामाद ही मुसलमान है, तो मुसलमानों को दामाद बनाते हैं, इनको तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो आज आप ये लोग बात कर रहे हैं हिंदू खतरे में, क्या खतरे में हिंदू? हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में भारतीय जनता पार्टी है। जिस दिन जनता ये बात समझ जाएगी कि खतरे में भारतीय जनता पार्टी है, उस दिन इनको मैडम दौड़ा दौड़ा के आप देखें, कल को इनकी जो हमारी जो विधानसभा अध्यक्ष है उनको भी जनता ने वहां की दौड़ाने का काम किया। अगर आपने सोशल मीडिया के मार्फत दिखाओ, इनके कार्यकर्ता और इनके नेता ये बोलते हुए कतराएंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, क्योंकि जनता इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगी। इन्होंने घर बर्बाद कर दिए लोगों के। आप देखें, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, इनके राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है। बस इनकी ये बात चल रही है कि हिंदू धर्म खतरे में है, और इस डर के आधार पर ये लोग वोट मांग रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई अचीवमेंट नहीं है जिसके आधार पर ये लोग वोट मांग सके। ठीक है प्रेम पंचोली जी, राजनीति अपने जगह, लेकिन जो हालात प्रदेश में बने हुए हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं, और इस पे बात करना जरूरी है कि जब हम डैमेज की बात करते हैं, जो डैमेज हुआ है, तो रिलीफ की भी बात करनी चाहिए। आपने जो बातें कही हैं शायद वो आज की सच्चाई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कमी कहां पर है? इतनी सब कुछ टेक्नोलॉजी होने के बाद, इतना डेवलपमेंट करने के बाद आज हमारा प्रदेश इन सब जो है कुरीतियों से लड़ क्यों नहीं पा रहा है? मैंने कहा ना पहले कि 23 सालों में जितनी भी सरकार हमने देखी, मैंने सारे मुख्यमंत्रियों को देखा और सारे सत्ता में चलने वाले लोगों को देखा, बहुत नज़दीक से देखा, सदन को देखा और विकास की नीतियों को इम्प्लीमेंट होते देखा। जो एक कुनबे की राजनीति का माइंडसेट हमारे संगठनों का बन गया, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य के लिए। माना कि हम भू कानून बनाएंगे तो ये अपने कुनबे को बुलाएंगे, उस कुनबे में चाहे किसी को आ रहा कुछ या न आ रहा कुछ, उसने जो बोल दिया यस। अरे भाई, जिनको राज्य की दर्द है, राज्य के प्रति दर्द है, जो चाहते हैं कि कैसा भू कानून आए, जो चाहते हैं कि कैसा आपदा में राहत कैसे मिले, जो आपदा के दर्द को झेल चुके हैं, उसको सुन तो लो एक बार। नहीं, उनको नहीं सुनेंगे ये भाजपा कांग्रेस दोनों दल हमारे सत्ता में रहे, तो दोनों लोगों को इसमें नाराज भी नहीं होना चाहिए। दोनों लोगों के पास एक ऐसी कला है कि एक दूसरे पे इतने आरोप लगाएंगे कि काम की बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के आरोप लगाएंगे, तो मुझे लगता है दिन साल बरसों बीत जाएंगे, लेकिन वो आरोप कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि यदि सड़क बन रही है एग्जाम्पल, और वो उस सड़क पे 100 रुपए खर्च होना है, तो प्रतिशोध की जो प्रतिपक्ष संगठन है उसको 100 रुपए खर्च करवाने उस सड़क पे, ना कि उस सड़क का विरोध करना है। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो प्रतिपक्ष वाला जो दल है, अब उनके पास ना कोई विचार है, वैसे पहले भी रहा है, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो आज प्रतिशोध में है उसके पास भी कोई विचार नहीं, जो पहले प्रतिशोध में रहा उसके पास भी कोई ना नीति है, ना कोई अनीति है, ना कोई विचार है, ना कोई मुद्दा है। तो सबसे बड़ा सवाल पहाड़ के लिए, पहाड़ में आपदाएं क्यों आ रही है? पहाड़ में आपदा आज आए, इस साल आए, 2019 में आए, 2013 में आए, 2023 में आए, ये कोई नई बात नहीं है। पहाड़ में आपदाएं पहले भी आई है और बहुत खतरनाक आपदाएं आई है। 1978 की बाढ़ को शायद कभी कोई भूल पाया होगा, बहुत डेंजरस, कई लोग उसमें ऐसे मरे कि जिनका अब तक पता नहीं चला, है ना।
उस समय सड़कें नहीं थी, कनेक्टिविटी, दूर संचार के कोई साधन नहीं थे, लेकिन आम लोगों ने और प्रशासन ने, जो सत्ता में लोग थे उस दौरान, उन सब लोगों ने मिल बैठ करके उस समय उन्होंने वो नहीं देखा, रंग नहीं देखा कि तुम्हारा लाल काला पीला रंग है कि क्या है, सब साथ चले और जितनी कोशिश की उतने लोगों को बचाया। हमारा तो जन्म है 78 का, लेकिन जब हमने उनसे सुना जिन्होंने इस काम आपदा में काम किया, जैसे हमारे उत्तरकाशी के कमला राम नौटियाल जब नहीं है, ऐसे विद्वान आदमी शायद पूरे देश के अंदर कोई होगा, तो वो तो बिल्कुल प्रतिशोध की राजनीति करते थे, वो तो न कांग्रेस में थे न भाजपा में थे, जनवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने सबको इकट्ठा करके 1978 के बाद में लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को बचाने का कोशिश की। आज ये ऐसी राजनीति नहीं हो रही है, आज सत्ता की राजनीति हो रही है, सत्ता की कुर्सी कैसे बची रही, लोगों को कैसे बचाएं। मैंने कहा ना कि आप रेलवे लाइन ला रहे हैं यहाँ पे, तो रेलवे लाइन का सपना तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो राज्य के लोग हैं, जो हमारे राज्य के कर्णधार हैं, जिनको हमने चुनाव में जिता करके भेजा है, वो खड़े नहीं उतर रहे प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट पे, नहीं उतर रहे हैं। वो इसलिए सारा काम गड़बड़ हो गया है। जहां बूमर लगना था टनल बनाने के लिए, जहां टनल बनाने के लिए हाईटेक मशीन लगनी थी, वहां ब्लास्ट हो रहा है। तो इस सवाल को कौन पूछेगा? जो सवाल पूछने वाले लोग हैं उनको पता ही नहीं है, वो भी चाह रहे हैं कि हम इनको कैसे बदनाम करें, तो इससे नहीं चलेगा। जनता सब जानती है, जनता को पता है कि ये तो आपस में हमारे यहाँ ना पहाड़ में एक, उसको तो ऐसे हिंदी में मैना बोलते हैं, लेकिन जब सुबह सुबह वो चिड़िया हल्ला करती है उसको शेटानु बोलते हैं हम लोग ना, तो वो ऐसे हल्ला कर रहे हैं और हासिल पाए 0। तो यहाँ का पहाड़ का जो सीन है, पहाड़ के अनुरूप यहाँ के विकास की नीतियां बने, यहाँ सड़कें बने, यहाँ जंगल भी लगे, लेकिन जंगल का दोहन कितना होना चाहिए, उसका दोहन भी हो, उसका उपयोग भी हो, उस पे रेवेन्यू भी हम जनरेट करें। मैंने इसी डिबेट में एक बार बोला था कि 1997 में 4000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अकेले वन विकास निगम ने दिया उत्तर प्रदेश को। तब हमारा अलग राज्य नहीं था। कभी इन्होंने कोशिश नहीं कि वन उपज से हमारा कितना रेवेन्यू सरकार को जाता है। हमेशा कहते हैं सरकार घाटे में है। सबसे झूठ इस देश के अंदर, अगर कोई झूठ बोल रहे हैं, जो सत्ता जो चला रहे, जितनी भी सरकारें सत्ता चला रही, सब झूठ बोलते हैं, कभी भी सरकार घाटे में नहीं रहती। सर, अभी मैं हमारी पिछले डिबेट में मैं बता दूं, पिछले डिबेट में बात हो रही थी खनन को लेकर, अवैध खनन को लेकर, तो भाजपा के ही सीनियर प्रवक्ता ये कह गए थे कि वन विभाग में ही सबसे ज्यादा जो है, वन विभाग की जमीनों में ही अवैध खनन होता है, क्योंकि वो तो राजा है साहब, वो विभाग है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो ये भाजपा के सीनियर प्रवक्ता ने कहा था। इसका मतलब आप लोग एक्सेप्ट करते हैं कि अवैध खनन होता है। सत्यवीर जी, आप जब प्लानिंग की बात करते हैं, ऐसे कई देश हैं जो उत्तराखंड की तरह परिस्थिति रखते हैं, हमारे पड़ोसी कंट्री नेपाल को देख लीजिए, उसके बाद न्यूजीलैंड है, उन लोगों ने अपने क्षेत्र में जो है टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारी चीजें की है, जिससे अगर आप कह ले अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगा दिए हैं, प्लानिंग कोड्स कर दिया है, या फिर बिल्डिंग कोड्स कैसे होते हैं, लैंड यूज का पैटर्न क्या है, ये तमाम चीजें उन्होंने अपने देश में बनाई हैं। तो क्या उनसे एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए? इसी का एक और एग्जाम्पल है जापान आपके वहां इन्वेस्टर है उत्तराखंड के अंदर, और उसने ये प्लेज लिया है पार्टनरशिप में कि हम इको सिस्टम को जो है वो कंजर्व करके रखेंगे, उसमें मदद करेंगे उत्तराखंड की। तो क्या जापान की टेक्नोलॉजी आप लोग नहीं ले सकते हैं? दिव्या दर्शनी जी, पहले तो मैं आपको बता दूं, हम 76 साल हमको स्वतंत्र होके हो गए, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले जो जितने भी गांव हैं पहाड़ों में, जितने भी, खासकर मैं फिर उसी पे आ जाता हूं, क्योंकि पहाड़ों को लेके ही लगभग जो आपदाओं का सीन है वो उसी पे आ रहा है। हमको पूरे गांव का केवल एक नंबर हुआ करता था, हमें स्वामित्व का अधिकार नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने स्वामित्व योजना के माध्यम से जितने भी हमारे पहाड़ों में गांव है उनको मैप किया, और आज उस प्रोसेस में हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी व्यक्तियों को अपने को जिस प्रकार से स्वामित्व का अधिकार मिलेगा, कि मतलब इतने वर्षों तक, हमें दशकों के बाद कोई प्रधानमंत्री आता है, वो इस चीज को समझता है। आप सोचिए कितनी उनकी दूरदर्शिता है कि इस चीजों को उन्होंने समझा कि भाई आप स्वामित्व की बात कर रहे हैं, राज्य आंदोलनकारी मूल निवास की मांग कर रहे हैं, फिर किस बात का स्वामित्व है सर? देखो, एक तरफ तो मूल निवास की मांग आप कर रहे हैं, स्वामित्व किस बात का दे दीजिएगा? सुनिए, इस प्रदेश की जो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, इस प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी यहाँ के लोगों की, इस प्रदेश का गठन करना, 1 मिनट रुक जाइए, इस प्रदेश का गठन करना, जिसके लिए कि कितनी गोलियां अपनी छातियों पे हमारी माताओं ने
दिखाई हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नौजवानों ने, और इन्हीं की कांग्रेस पार्टी के लोग कहां से सत्ता सीन करने चले जाते हैं, सपने देखते हैं 2017 में, फिर 2019 में सपने देखते हैं उसी पार्टी के उनके साथ सपने गठबंधन करने। ठीक है सर। एक मिनट अब कंप्लीट कर मेरे- लेता हूं। उन पे आरोप मत लगाइए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना सत्यवीर जी। आप, मेरा छोटा सा सवाल आपसे यही था, आप स्वामित्व की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन किस बात का स्वामित्व? जब राज्य आंदोलनकारी आपके कह रहे हैं मूल निवास दे दीजिए, तो जब मूल निवास ही नहीं है तो स्वामित्व किस बात का? किसको दे रहे हैं आप स्वामित्व? आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, एक एक जो यहाँ की मूल आवश्यकता है उन सभी पे काम हो रहा है, और जिस प्रकार से धर्मांतरण कानून हो, यहाँ की मांग थी यहाँ के नागरिकों की, हमने बनाया। यहाँ की थी सुन नहीं लीजिए, मांग। अब भू रुक जाइए, मैं आपके कानून, बीच भू में कानून। रुक जाइए, झूठ नहीं बोल मैं उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ, नहीं, रुक जाइए, सत्यपाल भाई, देखो। उस पे रुक जाओ। जवाब दे रहे आपने तो जवाब कुछ दे रहे किया हैं। नहीं उस पे, जी, हमने उस पे ठीक भी है। कमेटी बना के उसकी रिपोर्ट गई है, उस पर अध्ययन हो रहा है। ऐसा नहीं है जिस प्रकार से इस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है, पठार भी है, पहाड़ भी है, जिस प्रकार से इन्होंने पठार को पठारों में बांटा, पहाड़ को पहाड़ों में बांटा, जिस प्रकार से आपने कोटद्वारों में देखा होगा कि जब करण मेहरा की रैली में 20 लोग भी नहीं आते, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, मनीष खंडूरी किस प्रकार के उस पे शब्दों का नहीं प्रयोग जाते, करते हैं, उस मैं पे तो नहीं नहीं बोलूंगा। जाते, उस पे और नहीं जाते। इस चर्चा का विषय देखिए, चर्चा का विषय है जितू कि खंडूरी को उत्तराखंड में भगाया था, ये भी याद सुन लीजिए, रखिए। चर्चा एक मिनट, मैं आपके बीच में भगाया मान्यवर कब आपके भगाया? बीच में नहीं बोला हूं, ये भगा तो किसको sensitive दिया वो issue है, पता इसमें है, राजनीति बयान मत भी नहीं दे लाइए। रहे। भगा दिया। ठीक है। भगाया किसको कि जिसके 20 भी लोग नहीं थे। अब ठीक सुन है, आप लीजिए। लोग अपनी हाँ, पार्टी की सुन बात लीजिए, मत चर्चा का कीजिए विषय पहले। दिव्य जी। दर्शनी जी आपके है कि भी जो उत्तराखंड में इस समय जो इस सीजन में जो दिक्कतें आ रही है कि उस पे हमें बताना है कि सरकार ने क्या किया और क्या हमारी व्यवस्था है, उन लोगों को रिलीफ कैसे मिल रहा है। पूरे 15 मिनट कांग्रेस के प्रवक्ता बोले, मगर एक बार ये नहीं बोला कि हमारा कोई नेता, हमारा कोई कार्यकर्ता या इस विषय पे कैसे काम हो सकता है, सरकार तक किस प्रकार से मैसेज पहुंचाया जा सकता है। नहीं, गरीबी पे बात करने लगे, कोविड पे बात करने लगे। ये आपके जवाब था, आपका जवाब था ना, उसी का तो जवाब दिया था आपने, जो बोला वही जवाब दिया उन्होंने भी। तो आपदा पे तो बोलो, कम से कम एक लाइन आपदा पे तो बोलो, एक शब्द तो आपदा पे बोलो कि हमारा ये सुझाव है। क्योंकि अच्छा, मैं बताता हूं क्योंकि इनके कालखंड में जब आपदा आई थी तो टोटल केवल कफन से लेके जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ बेचने का, तो कैसे बात करेंगे आपदा पे? कोविड में भी कफन बिके हैं सर, कोविड में भी कफन बिके हैं, कोविड में कफन बिके हैं, और यहाँ तक कि सुन लीजिए, जहाँ पर मुफ्त क्रिमेशन होना चाहिए तो उसके भी पैसे मिले थे दिव्या सर। दर्शनी जी, हमने तो जिस प्रकार से भारत के नागरिकों की सेवा करनी चाहिए थी, हमारा दायित्व भी था, हमने किया, मगर अन्य देशों को भी जिस प्रकार से मानवता का जिस प्रकार से उनकी सहायता करनी चाहिए थी, वसुदेव कुटुंबकम के तहत जिस प्रकार से सेवा करनी चाहिए थी, हमने उनको भी सेवा करी। उस समय जिस प्रकार की स्थितियां थी, जिस प्रकार से एक राजनीतिक दल को एक रचनात्मक विपक्ष का रवैया अपनाना चाहिए था, उस समय आपने बयान देखे होंगे, चाहे राहुल गांधी के बयान देखे हो, जिस प्रकार से कह रहे थे कि उसमें सुअर की चर्बी से लेके और बछड़े की चर्बी से लेके वो सब सुने, और यही नहीं, यही कंप्लीट, वो भी एक आपदा से कम नहीं था। पूजे जिस प्रकार से पूरा भारत की बात करें और ना सर, आपने ये देखा होगा कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, किस प्रकार से वो जब वैक्सीनेट किया जा रहा था, वैक्सीन नहीं लगाई जा रही थी, वहां पानी के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे और अच्छा चलिए आप मुझे बताइए, रिलीफ की बात करिए, रिलीफ मेरे सवाल हिंदू की बात कर, हिंदू पे बोल देता हूं, हिंदू की बात आज नहीं मैं कर रही हूं, कंप्लीट कर रहे, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, गंभीर आरोप आप लोगों को दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि कितना सेंसिटिव होता है। एक मिनट शांत, आराम से आप दोनों आराम से ये समझिए कि एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, रिलीफ की बात की जा रही है, आप लोग राजनीति मत कीजिए इसमें, वो हमेशा हर डिबेट में की जाती है। लेकिन मैं यहां पर पूछ रही हूं, हर साल बारिश आती है, आप नेचुरल डिजास्टर को नहीं रोक सकते, आपके कंट्रोल में नहीं है, ये मान लिया, लेकिन कई चीजें ऐसी है जो आपको कंट्रोल में हो सकती हैं, आपकी भी और आपकी भी, जब आप सरकारों में रहे। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी है? ड्रेनेज सिस्टम की। आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे ड्रेनेज सिस्टम कब बन रहा है? बरसात के समय पर। यहां पर आप देख रहे होंगे रिस्पना पर नालियां बन रही हैं, किस समय पे बन रही हैं? मॉनसून के समय पर। पहले क्यों नहीं उनको याद आया कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं है? हर साल की ये परेशानी है सर, आपको पता है, हर साल पहाड़ दरकते हैं, हर साल वहां पर तबाही होती है, तो उसको लेकर आप पहले से स्टेप्स क्यों नहीं लेते? दिव्य दर्शनी जी, यही तो होता है, सरकार 24/7 और 365 डेज काम करे। वो आप कह रहे हो कि इस समय भी, बरसात के समय भी सरकार काम कर रही है सर। मतलब एक सरकार ऐसी थी, आप कहना चाहते हो कि सरकार सो रही थी? आप अपने आप कह रहे हो कि एक सरकार ऐसी थी, कांग्रेस की सरकार को खुल के बोल देते कि सो रही थी, कि मतलब हमारी सरकार बरसात के समय भी काम करती है। मैं कंप्लीट करने जाता हूं, बाद में ज्यादा बोल रहा हूं, सुन लीजिए। आप मॉनसून में सड़क बना देंगे, मुझे बोलने दीजिए, आप मॉनसून में सड़क बना देंगे, आप मेरे बीच में बोल, मैं दूसरी बात,
दीजिए ना सर। लॉजिक पे बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि भी बरसात के समय भी सरकार काम कर रही है। अरे बरसात सर, 365 दिन के लिए सरकार चुनी है भाई, आप 365 दिन काम तारीफ करेगी। वो बटोरने का सरकार मौका तो नहीं नहीं जो छोड़ते बिल्कुल एक आंखें भी। मूंद लेगी। अब मैं आप कंप्लीट कर लेता हूँ। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हिंदू खतरे में है। सर फिर आप हिंदू में आ गए, प्लीज। नहीं, मैं कंप्लेंट नहीं, उन्होंने बोला, उन्होंने इस पे बोल नहीं नहीं इस पे तो मैं जवाब दूंगा। नहीं, मैं नहीं, इस पे जवाब दूंगा मैं। नहीं, आप इस लोग पे तो मैं बहुत जवाब बोल दूंगा। रहे इस पे हैं, तो मैं इसलिए जवाब नहीं नहीं बोला। इस पे जवाब आप लोग दूंगा। रिलीफ पे आंकड़े दे नहीं रहे हैं, आप लोग रिलीफ पे आंकड़े दे नहीं रहे हैं, आप उनकी एक हिंदू की बात पकड़ के बैठ जाते हैं। इस पे तो मैं जवाब दूंगा। रिलीफ पे जवाब दे दीजिए ना, आंकड़े बता दीजिए, आंकड़े बता दीजिए कितने हुए हैं। हिंदू हिंदू खतरे पे में तो रुक जाओ ना। अरे यार सर, कांग्रेस राजस्थान में तो हमारी सरकार नहीं है। सर से तन जुदा किसका हुआ? नारे किसके लग रहे थे? सर तन से जुदा हो जाए। क्या आज उसके बाद टॉपिक किस ये है प्रकार से? सर? और महिलाओं की बात करी, राजेंद्र डूंगा इनकी पार्टी के हैं, जब मंत्री थे राजस्थान में, जिन्होंने कहा कि भाई महिलाओं का अन्य प्रदेशों में देखो, अपने प्रदेश में देख लो। आज देख लो उनकी मंत्री पद भी ठीक है, आपने तो उनकी कितने बात सेंसिटिव का महिलाओं जवाब के दे प्रति। दिया, और आपने वीआईपी उनकी बात कल्चर का जिनका जवाब दे रहा हो, दिया। जिन्होंने अपने जन्मदिन हवाई जहाजों में मनाए हो, जिन्होंने शिप में अपने 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 जन्मदिन मनाए हो, जिनके नेताओं ने इस प्रकार का ठीक है। प्रचलन चलाया हो, जिनकी संस्कृति और वो वीआईपी कल्चर की ही बात करेंगे। और अन्य सत्यवीर जी, आम आपने जन की उनके तो सवाल बात का कर ही नहीं जवाब सकते दे हो। दिया, मेरे सवाल का जवाब दे दिया। एक मिनट नौटियाल जी, नौटियाल जी, चाय वाले एक मिनट ये भारत का भारत एक मिनट। मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का संविधान बनाया कि एक नौटियाल चाय जी, वाला शांत भी हो जाइए, भारत का एक मिनट, प्रधानमंत्री बन सत्यवीर सकता जी, है। सत्यवीर और जी, जिस प्रकार ठीक है, एक और इस मिनट, प्रकार से एक जो मिनट, राजशाही एक थी मिनट। उस राजशाही आप को दोनों खत्म शांत हो जाइए, आप किया, दोनों एक शांत हो परिवार के जाइए। आधिपत्य को खत्म क्या किया। हो गया आप लोगों को? सर आप लोग कहाँ मुद्दे से भटक गए हैं? यहाँ पर हिंदू की बात हुई, यहाँ कोविड की बात हुई, लेकिन जो मुद्दा है वो जवाब ही नहीं दे रहे। सत्यवीर जी, आपने उनके सवाल का हिंदू पे जवाब दे दिया। मैंने आपसे रिलीफ के आंकड़े मांगे, आपने वो दिया ही नहीं। अरे जब पंचोली जी, मैं एक बात देखो, मैं दोनों नौजवानों को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत लंबी राजनीति खेलनी है, और मुझे लगता है कि मेरे और आपकी उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, 2-4 साल का मैं बड़ा हुआ होऊंगा, इतना ही है। बहुत लंबी राजनीति खेलनी है, और मुझे लगता है कि मेरा बहुत भरोसा है आप लोगों पे कि मैंने भी हमारे अपने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, मैंने उनको भी देखा है, और हमारे बहुत सारे लोगों ने कोसा कि पहले मुख्यमंत्री ठीक नहीं थे। और मैं एक व्यक्ति ये हूँ, मैं ये कहता हूँ कि पहला मुख्यमंत्री ठीक था। इसलिए ठीक था कि उनको काम नहीं करने दिया। उसी कुनबे ने, जिस कुनबे से मुख्यमंत्री बनाया गया, उसी कुनबे ने काम करने नहीं दिया, जो हमने अपने आंखों से देखा है। तो जो ये राजनीति की लड़ाई है, जो ये दलगत राजनीति की लड़ाई है, थोड़ा उससे उभरना पड़ेगा। शुद्ध राजनीति जिसको हम कहेंगे, शुद्ध पॉलिटिक्स कीजिए ना। कि माना उत्तराखंड में आपदाएं आती रहती है, पहाड़ी राज्य है, इस राज्य का रेवेन्यू यहाँ के नेचुरल रिसोर्स से होता है, और हमें इस नेचुरल रिसोर्स से 100 रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करना है, तो हमें 200 रुपए की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। माना कि हम खनन कर रहे हैं, हमें वहां से 10 टन डस्ट निकालनी वहां से, या गारा पत्थर जो भी निकालना होगा, तो हमें वहां से 10 ही निकालना है, 11 नहीं निकालना पड़ेगा। ये एक संस्कृति, ये कल्चर पैदा करना पड़ेगा सत्ताधारी लोगों को। क्यों ना कि कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़े हुए लोग ही इन कामों में रहते हैं। अब आपदा की जब बात आती है, तो पहाड़ में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि यहाँ पर जो ऊपर से टूटता है ना, और बीच में सड़क है और नीचे से टूटता है, तो उसको कोई भाजपा कांग्रेस वाला तो नहीं बचा सकता, क्योंकि जिस समय वो टूटेगा उस समय तो टूटेगा। पर वो न टूटे, इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। भी आप देखो, शिमला में जो आपदा आई है, पूरे देश में वो बड़ी डिबेट का सवाल बना हुआ है। पता चला कि जहां पर से वो 6 मकान गिरे, उसके ऊपर, अगर आप शिमला गए होंगे, आप लोगों में से आप गए होंगे, मैं जो एडवांस स्टडी सेंटर है भारत सरकार का, मैं वहाँ 6 महीने रहा हूँ, तो एडवांस स्टडी सेंटर से ही गिरा नीचे, और जो जगह पूरी गिरी वो जो है डंपिंग जोन था। जितना कंस्ट्रक्शन शिमला में हुआ है, आजू बाजू में सड़कें बनी है, या जो जितने भी सरकारी जो ढांचे बने हैं, उनके जो मिट्टी थी वो डंपिंग जोन था। वहाँ पे डंपिंग जोन पे उन लोगों ने मकान बनाए, उन लोगों ने रिजॉर्ट बनाए, जिनके कहीं ना कहीं सत्ता में पहुंच थी, आम आदमी ने नहीं बना पाए। तो जब जो मकान थे वहां पे ना, जब आप लोग शिमला गए होंगे, वो हवा में झूलते थे, वो मकान हवा में। और हम सोचे, हाँ क्या सुंदर मकान है, जब हम लोग जाते थे। और मैं हाई एडवांस स्टडी सेंटर से जब हम नीचे देखते तो बहुत सुंदर लगते, ऊपर उतना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब इस समय वो भरभरा करके गिरे ना, तो और आजू बाजू नहीं गिरे, जो पहले की मजबूत जमीन है वो मजबूत थी, वो मकान इसलिए गिरे कि डंपिंग जोन में बसे हुए थे। और डंपिंग जोन पे जिन्होंने वहां पे कंस्ट्रक्शन किया, वो सत्ता से जुड़े हुए लोग थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हम खनन करें, यदि हम पहाड़ का विकास करें, तो हमें पहाड़ के
लोगों के दिल की धड़कन को समझना पड़ेगा, उन एहसास करना पड़ेगा कि अगर आपदा में आंख बंद करके मेरा मकान टूट जाए तो मुझे कितनी दर्द होगी। इसलिए मैंने कहा कि जो तुम्हारी अहेतुक राशि है ना, अरे थोड़ा रहम करो भाई। जब 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं आजकल, उसी समय आपदा आ रहे, तो 2700 रुपए आज की डेट में 2023 में 21वीं सदी में 2700 रुपए कोई मायने नहीं रखता। जिसका घर मकान सारा टूट गया है उसको तुम 2700 रुपए दे रहे हैं, और 2700 रुपए की जगह वो 2700 बार उसको दस्तखत करनी पड़ती है एक पटवारी के पास। तो इसको थोड़ा सुधारने का प्रयास कीजिए। पहाड़ में सड़कें, जो आपने बोला कि जापान में, न्यूजीलैंड में, नेपाल में भी कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, पहाड़ की सड़कें हमने बहुत साल पहले बोला था कि जो ग्रीन रोड वे कंसेप्ट जो है कि अगर हमने यहाँ से मिट्टी खोदी है और उस मिट्टी को हम डंपिंग जोन न बनाएं, जहां पर हमें मिट्टी को डंप, जिस मिट्टी का इस्तेमाल हो वहां पे भरान, चुंगान, दबान जो होती है, उस मिट्टी को वहां पे लगाया जाए। बिल्कुल। तो इस तरह की सड़कें यहाँ पे बननी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ 6 लेन सड़क बने। हमारे पहाड़ में एक पहाड़ में ऊपर जाते तो दूसरे पहाड़ में नीचे आते हैं, क्योंकि वो पहाड़ का सीन ही ऐसे है। आपको सर्कल में नहीं जाना है, आपको जो है ट्रायंगल में जाते, ऐसे रास्ते होते हैं पहाड़ में। तो आप जिधर से जा रहे हैं दूसरी तरफ से रास्ता बना दीजिए, तो इतना बड़ा जो टूटने का जो खतरा रहता है वो नहीं होगा। जब आप पहाड़ में निर्माण करें तो जो नई टेक्नोलॉजी की मशीनें आई है उनका निर्माण करें आप। और इनको इतना पता होना चाहिए कि जब मसूरी ट्रेन जा रहे थे, अंग्रेज ट्रेन ले जा रहे थे, 136 मजदूर मरे हैं। इसकी रिपोर्ट आज भी जो है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में जो रिसर्च वहाँ आते हैं, जो वहाँ पे IAS-PCS की तैयारी करते हैं, वो रिपोर्ट वो पढ़ते हैं। वहाँ पे 136 मजदूर जब टनल बनाते समय मरे, तो अंग्रेजों का जो इंजीनियर था उन्होंने कहा नहीं, यहाँ ट्रेन नहीं जा सकती, क्योंकि कच्चा पहाड़ था। और अब मसूरी का पहाड़ थोड़ा पक्का होने लग रहा है धीरे धीरे, क्योंकि 36,000 साल बाद जो है मिट्टी पत्थर में बदल जाती है, पत्थर मिट्टी में बदल जाता है। तो 36,000 साल बहुत ज्यादा होती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भूवैज्ञानिक कहते हैं। तो हमें अपने पहाड़ का विकास पहाड़ के अनुरूप करना चाहिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप हैं, नौजवान साथियों को कम से कम, आप तो टेक्नोलॉजी से पढ़ के आए हैं और आप लोगों के पास दृष्टि है। पहले तो दूर संचार की सुविधा ही नहीं थी, अभी तो आप 1 मिनट में कांग्रेस भाजपा को फोन कर सकते, भाई साहब ये काम होना है, क्यों नहीं होगा, सब पॉसिबल है। पर इस कॉकस से बाहर निकलना पड़ेगा, एक दूसरे पे पड़ते हैं। इसी को मैं आपका फाइनल कमेंट ही ले लेती हूँ, और आशीष जी आपसे शॉर्ट में फाइनल कमेंट आप लूंगी। देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा सत्यवीर भाई को, जिन्होंने माना कि 73 साल देश को आजाद हुए हुआ। नहीं तो अधिकतर भाजपा के 73 साल, अभी इन्होंने 73 साल बोला, नहीं तो अधिकतर भाजपा के जो नेता हैं और भाजपा के जो अंधभक्त हैं वो तो कहते हैं 2014 के बाद। ठीक है, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। तो सत्यवीर भाई, आपदा में अवसर मत ढूंढे, आपदा है, परेशानी में लोग हैं, इस समय सिर्फ काम करें और देश राज्य के हित के लिए, जिसके लिए आपने सरकार बनाई है कि हमारा राज्य का कोई भी नागरिक परेशान नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके लिए काम करें। राजनीति का समय नहीं है, आप लोग राजनीति ना करें। 2014, 2023 मेयर की इसकी तैयारियां तो होती रहेंगी, पर आज स्थिति बहुत विकट है। एक आध महीने की बात है, जो बरसात रहेगी और आपदाएं इस टाइप की आती हैं, तो उसके लिए काम करें। और निश्चित ही जनता के साथ हम सबको देना होगा, चाहे हम विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, हमें जनता के साथ होना चाहिए। ठीक है सत्यवीर जी, फाइनल कमेंट शॉर्ट में। 2014 के अखबार उठा के देख लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सारा समझ में आ जाएगा कि 2014 से पहले क्या था और 2014 के बाद क्या था। और मैंने 76 ही बोला था, एक बार जाके फिर देखे। और दूसरा ये कह दूं, जिस प्रकार से सरकार सचेत है, लगातार काम कर रही है, किस प्रकार से उनको रिलीफ पहुंचाया जाए, उनकी प्राइमरी नीड्स हो, बेसिक नीड्स हो, उस पर ज्यादातर अभी तक सरकार का फोकस है। हमारे शासन प्रशासन स्थानीय लेवल पे भी लगातार काम कर रही है, हमारा संगठन भी लगातार काम कर रहा है। और हमारा ध्येय वाक्य है किस प्रकार से जनमानस की उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उसी और हमारा ध्यान है। उसी तरफ मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दिए हैं, उन निर्देशों का 100% पालन किया जा रहा है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के नागरिक के प्रति जो हमारी जवाबदेही है, उस जवाबदेही के प्रति हम 100% उतरने का काम कर रहे हैं। और केंद्र सरकार भी हमारा लगातार इसमें प्रयास हमारा साथ दे रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा है कि उत्तराखंड के किसी कोने को भी विकास के आधार पर पिछड़ा नहीं छोड़ेंगे, उस विकास को भी दृष्टिगत रखते हुए सारे काम किए जा रहे हैं। मीडिया के चैनलों के माध्यम से भी जो
सूचनाएं मिलती है उस पे भी हमारा संगठन से सरकार लेके काम करती है। और एक जागरूक सरकार, एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य यही होता है कि किस प्रकार से अपने लोगों से संपर्क और संवाद इस घड़ी में खास करो वो धरातल पर दिखता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आज हम जिस प्रकार से चर्चा में बैठे हुए हैं तो इसीलिए कहते हैं कि जो सरकारें चुनी जाती है वो अपने राजधर्म का तभी पालन कर सकती है जब वो उसको समझती हो, उससे अपने लोगों से जुड़ा हो। वो 100% दिख रहा है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि आखिर इस आपदा में कितनी राहत पहुंचाई जा रही है। आंकड़े तो नहीं मिले लेकिन सजेशंस बहुत मिले हैं और उम्मीद यही की जा सकती है कि इन सजेशंस को मद्देनजर रखते हुए जो राहत बचाव कार्य है वो किया जाए और जो रिलीफ है वो लोगों को पहुंचाया जाए, क्योंकि ये आपदा है, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता लेकिन आने वाली आपदा से बचा जरूर जा सकता है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।